Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Married Law Group, and welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. ठीक है, तो हमने BNSS की सीरीज चलाई हुई है, जैसा कि आपको पता है, और हमने कर चुके हैं, हम कौन कौन से सेक्शन हम कर चुके हैं, हम कर चुके हैं फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 215 हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज से हमें सेक्शन 216 के बाद वाले प्रावधान पढ़ने हैं। ठीक है, ये चैप्टर 15 में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने कल सेक्शन 210 से लेकर 215 पढ़ा दिए थे चैप्टर 15 के। ठीक है, अब मैं सेक्शन 216 के बाद वाले प्रावधान पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते। देखिए सेक्शन 216 प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग एटसेट्रा। तो क्या प्रक्रिया होगी जब गवाहों को एक मुकदमे के जो गवाह है विटनेस उनको डराया जाता है। ठीक है, तो अब क्या प्रक्रिया कोर्ट अपनाएगा। ठीक है, तो इसका सेक्शन 216 है जो हमारा BNSS का, उसको हम लिंक कर सकते हैं सेक्शन 232 BNS के साथ। ठीक है, 232 भारतीय न्यायिक संहिता के साथ हम सेक्शन 216 BNSS को लिंक करते हैं, क्योंकि सेक्शन 232 BNS सब्सटेंटिव लॉ है कि भाई एक व्यक्ति अगर गवाह किसी केस के गवाह को डराएगा था, थ्रेटन करेगा, तो उसको सेक्शन 232 BNS में सजा मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हम सेक्शन 216 की बॉडी पढ़ते हैं, जो कि प्रोसीजर बताएगा कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। देखिए, A witness or any other person may file a complaint in relation to an offense। तो या तो जो विटनेस है या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी है ना, तो वो मे है, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक केस का कोई गवाह है, विटनेस है, या फिर विटनेस को धमकाया गया, विटनेस के बिहाफ पर कोई और अन्य व्यक्ति है, तो वो क्या कर सकता है, मे फाइल अ कंप्लेंट। तो वो दरख्वास्त, ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता। और किस अपराध के संदर्भ में, जो मैंने आपको बता दिया था, सेक्शन 232 भारतीय न्यायिक संहिता के अपराध के संदर्भ में। और कितनी सालों तक की सजा मिल जाएगी उस व्यक्ति को जो एक केस में जो गवाह बना हुआ है, उस गवाह को धमकाता है, उसको डराता है कि गवाही देने मत चला, जी बच्चा गोलियों से भून डालूंगा। तो सेक्शन 232 हमारा BNS का कितनी सजा का प्रावधान बताता है। एक सेकंड रुकिए, मैं सेक्शन 232 BNS ओपन कर लेता हूं और फिर आपको तुरंत बता दूंगा। हाँ, सेक्शन 232 सजा बता रहा 7 साल तक की। ठीक है, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी अगर एक व्यक्ति जो एक केस में गवाह है, विटनेस है, उसको अगर कोई धमकाता है ना, तो उसको 7 साल तक की जेल करवाई जाएगी। ठीक है, जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना भी लगा सकते हैं, फिर दोनों भी। और मान के चलिए एक झूठी गवाही के कारण एक व्यक्ति ने एक विटनेस को धमकाया था, थ्रेटन किया था। अब जिस विटनेस को थ्रेट किया गया था उसने झूठी गवाही दे दी, तो अब देखिए क्या होगा। 232 की सबसेक्शन 2 ही पढ़ रहा हूं BNS का। देखिए, इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस रेफर्ड टू सबसेक्शन विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, the person who threatens shall be punished with the same punishment and sentence in the same manner as the same extent such innocent is punished and sentenced। तो बताया जा रहा है कि एक सेक्शन 232 का जो सबसेक्शन 2 है BNS का, वो बता रहा है कि भाई एक विटनेस जो एक गवाह का था, उसने गवाही दी, पर लेकिन किसी व्यक्ति ने उस विटनेस को डरा दिया था, थ्रेट कर दिया था। ठीक है, उसके अंदर डर का खौफ दिखा दिया था, और विटनेस ने झूठी गवाही दे दी उस थ्रेट के चलते। तो मान के चलिए 7 साल से ऊपर की अगर इनोसेंट पर्सन को सजा हो गई ना झूठी गवाही के कारण, तो अब उस व्यक्ति को जिसने थ्रेट किया था एक विटनेस को झूठी गवाही देने के लिए, तो उसको कितनी सजा होगी, जितनी अब इनोसेंट को हुई है ना। अगर इनोसेंट को डेथ मिल गई है उसकी झूठी गवाही की वजह से, तो अब जिसने थ्रेट किया था विटनेस को झूठी गवाही देने के लिए, उस ऑफेंडर को जिसने थ्रेट किया था उसको डेथ ही मिलेगी। ठीक है, मान के चलिए एक अक्यूज को जो कि इनोसेंट था, उसको एक पर्सन की गवाही के, एक विटनेस की गवाही के चलते उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो गई। तो अब जो ऑफेंडर है, जिसने की एक विटनेस को उस इनोसेंट पर्सन के केस में गवाही देने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए बताया, थ्रेटन किया है, तो उसको भी उम्र कैद की सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 216 ऑफ दी BNSS जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कौन कौन सा हमारा सेक्शन लिंक हो रहा है। ओनली सेक्शन 232 भारतीय न्यायिक संहिता के तहत कंप्लेंट कर देगा एक विटनेस, या विटनेस नहीं करना चाहता कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास, तो कोई एनी अदर पर्सन कंप्लेंट कर देगा। ठीक है, तो सेक्शन 232 की आप पनिशमेंट लिख सकते हैं। पहले तो एक्सटेंड टू 7 years। ठीक है, एक्सटेंड टू 7 years। और दूसरे में लिख सकते हैं इफ मोर देन 7 years है तो टू that punishment, to that much punishment, where innocent is punished with। तो ये हमारा हुआ सेक्शन
216 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ते हैं हम सेक्शन 217 ऑफ द BNSS जो कि बताता है, क्या बताता है, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। अब अभियोजन चला जाएगा कि अपराध हुआ है और किसके विरुद्ध हुआ है, स्टेट, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध अपराध हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध। अब देखिए, एंड फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, या फिर अभियोजन चला जाएगा उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध, ठीक है, अपराध करने की सोचते हैं और उसके सोचने के बारे में आपराधिक षड्यंत्र बना लेते, तो उसका भी प्रोसिक्यूशन चला जाएगा। वो देखिए सेक्शन 217 217 BNSS के तहत चला जाएगा। अब देखिए सेक्शन 217 का सब सेक्शन 1, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ, तो बार लगाई हुई है कि कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा, कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, हाँ, कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा, क्यों, ए, अब देखिए ए, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 7, तो जो अपराध है, जो कोई भी अपराध हो कि चैप्टर 7 भारतीय न्यायिक संहिता में जो पनिशेबल है, मतलब ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। अब देखिए, और अंडर सेक्शन 196, ठीक है, सेक्शन 299 और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 353, तो 353 सब सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 299, सेक्शन 196 भारतीय न्यायिक संहिता के तहत कोई अपराध है तो कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा उसका, ठीक है। अब देखिए बी, अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, एक आपराधिक षड्यंत्र हुआ है, एक आपराधिक षड्यंत्र हुआ है इन अपराधों को घटित करने के लिए, तो आपराधिक षड्यंत्र किसका हुआ है, स्टेट के अगेंस्ट में, चैप्टर 7 में जो हमारे भारतीय न्यायिक संहिता के अपराध है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, वो वाले अपराध करने के लिए, या फिर 196 299 भारतीय 196 और 299 भारतीय न्यायिक संहिता वाले अपराध करने के लिए, ठीक है, और 353 सबसेक्शन वाले के लिए, तो इनके लिए कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है। अब देखिए सी, एनी सच अबैटमेंट एज इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 47 एज द ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता। अब कोई अबैटमेंट इन अपराधों के लिए जो मैंने अभी बताए हैं, ये वाले ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और 196 299 और 353 का सबसेक्शन 1, कोई इन अपराधों के लिए अबैटमेंट, भड़काया गया, उकसाया गया किसी अफेंडर द्वारा एक अबैटेड को, तो अब अबैटमेंट का भी जो सेक्शन 47 में हमारे भारतीय न्यायिक संहिता में अबैटमेंट बता रखी है कि भड़काना क्या होता है, अबैटमेंट का भी कोई अगर ये वाले अपराध से संदर्भित कोई मामला है तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। पर देखिए एक्सेप्ट कब ले सकता है संज्ञान कोर्ट, एक्सेप्शन क्या आगे, विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मंजूरी लेगा, ठीक है, कोर्ट, अदालत मंजूरी लेगा किसकी, राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, ठीक है, राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, कोर्ट मंजूरी लेगा तभी ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट जो हुए हैं, एक अपराधी ने किए हैं, तो उसके तहत संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 217 का सबसेक्शन 1 यहाँ पूरा हुआ, अब बढ़ते सबसेक्शन 2, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, अभी भी बार लगाई हुई है सबसेक्शन 2 में भी कि कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा किसका, सब क्लोज ए, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 197, कोई भी अपराध जो कि पनिशेबल है सेक्शन 197 भारतीय न्यायिक संहिता का, ठीक है, उसके लिए कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, या फिर और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 353 या फिर सेक्शन 353 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के तहत भारतीय न्यायिक संहिता के कोई अपराध एक व्यक्ति ने किया है तो कोर्ट उसके अपराध पर संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। और बी, अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, तो ये वाले अपराध जो मैंने अभी बताए थे 197, ठीक है, और 353 सेक्शन 353 का सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, ठीक है, तो जो भारतीय न्यायिक संहिता के इन अपराधों को करने के लिए किसी ने आपराधिक षड्यंत्र बनाया था तो कोर्ट उसका भी संज्ञान नहीं लेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, देखिए, और कब ले लेगा, एक्सेप्ट कब लेगा, विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द डीएम। तो अब इसमें नया ऐड हो गया है, नया ऐड क्या हो गया इसमें, बस अब जो ये दो अपराध हैं सेक्शन 197 भारतीय न्यायिक संहिता का और सेक्शन 353 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, अगर इनके बारे में कोर्ट को संज्ञान लेना है, अदालत को संज्ञान लेना है, कॉग्निजेंस लेना है, या फिर इनसे जुड़े हुए अपराध के लिए किसी ने आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कंस्पिरेसी रची है तो कोर्ट को संज्ञान लेना, तो किसकी सैंक्शन लेगा कोर्ट संज्ञान लेने से पहले, ठीक है, सैंक्शन लेगा, मंजूरी लेगा, या तो केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की या फिर जिला अधिकारी के डीएम साहब की भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 217 का सबसेक्शन 2, अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कंस्पिरेसी पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता। तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, कौन से अपराध का, कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, आपराधिक षड्यंत्र का, पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 61,
और जो आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कंस्पिरेसी पनिशेबल कहाँ है, सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता में। अब देखिए, अदर देन अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards। अगर 2 साल या 2 साल से कम की सजा दी जानी है ना क्रिमिनल कंस्पिरेसी में, क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो एक अपराध कमिट करने के लिए, ठीक है, टू और मोर पर्संस की, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पर्संस की क्रिमिनल कंस्पिरेसी बन गई है, उनका एक एग्रीमेंट बन गया, उनका एक कंसेंसस एडाइडम बन गया कि हमें एक अपराध कमिट करना है, पर उनका अपराध 2 साल या 2 साल से कम उनको सजा दिलाई जाएगी उनके अपराध जो उन्होंने किया, ठीक है, या फिर ना भी किया हो, क्रिमिनल कंस्पिरेसी किया हो, बस षड्यंत्र बनाया हो कि करेंगे, तो अब उस अपराध में उनको 2 साल या 2 साल से कम की सजा दिलाई जानी है, कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। और कब लेगा, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज कंसेंटेड इन राइटिंग टू द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, unless the state government or the district magistrate has consented in writing to the initiation of the proceeding। जो हमारी राज्य सरकार है, ठीक है, या फिर हमारे जिला अधिकारी साहब एक जिले के, उन्होंने क्या करा है, कंसेंट, सहमति दे दी है लिखित में कि हाँ इन व्यक्ति के ऊपर जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्ज लगे हुए हैं अंडर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता के तहत, और इनको 2 साल या 2 साल से कम की जेल कटवाई जानी है, तो मैं कंसेंट दे रहा हूं, इनके ऊपर आप क्या करिए, प्रोसिक्यूशन चलाइए, इनके ऊपर आप जज साहब प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दीजिए, तो ही होगा, ठीक है। अब 2 साल से ऊपर मान के चलिए, मान के चलिए 2 व्यक्ति है, मेरे को तो छोड़ो, 2 व्यक्ति है, उन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र रच लिया, और क्या करने का कि भाई एक मान लेके चलो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों एक पार्टी में मिलते हैं और ये दोनों बात करते रहते हैं, बोलते, ए बोलता कि मेरे को एक्स पसंद नहीं है, मर जाए चाहे वो, बी बोलता है यार तेरे जैसी फीलिंग तो मैं भी रखता हूँ, एक्स बिल्कुल गंदा आदमी, मर जाए वो, तो ए बोलता है उसको बी को कि क्यों ना हम ही मार दे उसको, नहीं पता वो भगवान तो उसके प्राण कब निकालेगा, हम ही मार देते, तो बी एग्री हो जाता है। तो जैसे बी एग्री हो ना, तो उनके बीच में क्या बन गया, क्रिमिनल कंस्पिरेसी बन गई, किसको मारने के लिए, ए और बी अब मारना चाहते हैं एक्स को, तो अब ऐसा उन्होंने सोचा भी ना, तो ये भी पनिशेबल है, ठीक है, ये भी पनिशेबल है। और अब उन्होंने डेथ वाला अपराध करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र बना लिया, तो अब उनको सजा कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 साल से ऊपर की होगी, ठीक है, 2 साल से ऊपर की होगी। अगर उन्होंने अबेटमेंट, अगर उन्होंने क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चलते कुछ काम किया भी नहीं ना, कुछ एक्ट किया भी नहीं, तब भी उनको सजा होगी, और कितनी होगी 2 साल से तो ऊपर की होगी। तो अब 2 साल से ऊपर की सजा के लिए कोर्ट संज्ञान ले सकता है, ठीक है, लेकिन 2 साल या 2 साल से कम की सजा अगर करवानी है क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत, तो कोर्ट को सैंक्शन लेनी पड़ेगी, कोर्ट वेट करेगा राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कंसेंट कर दे राइटिंग में लिखित में कि आप प्रोसिक्यूशन चालू करो इन अपराधियों के ऊपर, ठीक है, तो ये रूल है, ठीक है। और एक्सक्लूजन क्या है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई है घटित करने के लिए कोई अपराध जिसमें कि डेथ सजा मिलने वाली है, फिर इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलने वाली है, फिर रिगरस इंप्रिजमेंट 2 साल या 2 साल से ऊपर की मिलने वाली है, ठीक है, 2 साल या 2 साल से ऊपर की मिलने वाली है, तो उसमें कोर्ट संज्ञान ले लेगा, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का भी ट्राई करने लग जाएगा, इंक्वायरी और ट्रायल चला लेगा। लेकिन 2 साल या 2 साल से कम की अगर जेल कटवाई जानी, तो उसमें कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कंसेंट लेटर लिखित में डीएम का या फिर राज्य सरकार का नहीं आ जाता कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 217 का सबसेक्शन 3, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो देखिए, provided where the criminal conspiracy is one or to which the provisions of section 215 apply, no such consent shall be necessary। तो बताया गया है क्रिमिनल कंस्पिरेसी कैसी है, टू इज वन टू विच प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 215 अप्लाई, क्रिमिनल कंस्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिसमें कि सेक्शन 215 BNSS के प्रावधान अप्लाई होते हैं। तो देखिए नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी, तो अब कोई भी कंसेंट राज्य सरकार की और डीएम साहब की नहीं लेनी मांगती है, ठीक है। तो 215 हमारे BNSS का कौन से प्रावधान पता था, हमने कल पढ़ा था, ये लॉफुल अथॉरिटी वाला, कि एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्तियों ने क्या आपराधिक षड्यंत्र रच लिया कि हम जाके जज साहब की कोर्ट में क्या करेंगे, हंगामा हुड़दंगबाजी करेंगे, उनके लॉफुल कार्य को, उनकी लॉफुल एक्टिविटी, लॉफुल अथॉरिटी की जो उनके सरकारी कर्मचारी जज साहब के पास है, उनके कोर्ट में जाके उनको दुखी करेंगे और उनको क्या करेंगे, कंटेम्प्ट करेंगे उनके कोर्ट का। तो अब ऐसे मामलों में अब कोई डीएम की और कोई राज्य सरकार की सहमति नहीं चाहिए, ठीक है, सहमति नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। भी हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 217 जो कि बताता है द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में, तो अब राज्य सरकार या केंद्र सरकार में उनके डिस्क्रिप्शन क्या कर सकती हैं, बिफोर
बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एंड द डीएम में, तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार 217 के सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में सैंक्शन देने से पहले क्या कर सकती है, एंड द डीएम और जिला अधिकारी साहब भी में क्या कर सकते हैं तीनों ये, बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन अंडर सबसेक्शन 2 एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द डीएम में बिफोर ग्रांटिंग कंसेंट अंडर सबसेक्शन 3 ऑर्डर ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो भाई दो से ज्यादा व्यक्तियों ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी रच ली है, दो से अधिक व्यक्तियों ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी क्या कर ली है, दो से अधिक व्यक्तियों ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी बना ली है कि क्या करना है उन्हें, एक अपराध कमिट करना है, और अपराध कौन सा कमिट करना है जिसमें उनको सजा मिली जाएगी 2 साल से ऊपर की, ठीक है, और रेगुलर इंप्रिजमेंट, ठीक है, 2 साल से ऊपर की। तो अब क्या होता है, तो डेथ और इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ तो सजा है ही है, उसमें कोई उसमें कोर्ट संज्ञान ले सकता है, कोई भी सैंक्शन, कोई भी कंसेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी सैंक्शन नहीं चाहिए केंद्र सरकार की। पर अगर 2 साल या 2 साल से ऊपर की अगर जेल कटवानी जानी है तो वो रिग्रेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई है, एक 10 साल के अपराध में एक व्यक्ति को सजा मिलनी है और 10 साल की सजा उसको रिग्रेस नहीं मिलनी, सिंपल मिलनी है, तो क्या कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है भाई, ठीक है, तो बिल्कुल ले सकता है। यह भी इसमें सबसेक्शन 3 में एक नोट करने का पॉइंट है, मेरे को अभी याद आया, ठीक है, क्योंकि इसमें रिग्रेस इंप्रिजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति ने मान के चलो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र बना लिया कि क्या करना है, ये कोई ऐसा अपराध करना है कि मतलब किसी व्यक्ति को मान के चलो लाठी डंडे से कूटना है, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट करना है, 2 व्यक्तियों ने यह कंसेंसस आइटम बना लिया, अपना एग्रीमेंट बना लिया, तो अब क्या होगा, सीधा का सीधा उन्होंने अगर कुछ करा भी नहीं ना इन फर्दरेंस ऑफ देयर एक्ट, बस उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, अब उनको सजा होगी, कितनी होगी, अग्रीगेट इंप्रिजमेंट में तो भाई इधर डिस्क्रिप्शन है, चलो हम मान के चलते सिंपल होनी है, पर सिंपल भी होनी है ना, चाहे 10 साल की दे दे कोर्ट, उनको सजा करवा दे, पर जब भी उनको कोर्ट को संज्ञान ले सकता है, कोर्ट को कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार की या फिर डीएम की या फिर केंद्र सरकार की, ठीक है, यही कह रहा था हमारा सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 में दोबारा से आ जाते हैं कि कोई भी ये केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 हमारे ये 217 के में कंसेंट देने वाली है वो, या फिर डीएम साहब है जो कि सबसेक्शन 2 में कंसेंट देने वाले हैं लिखित में, या फिर राज्य सरकार है या डीएम साहब है जो कि सबसेक्शन 3 में हमारे 217 बीएनडब्ल्यूएस के कंसेंट देने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। प्री का क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूं क्या कर देगी, ये सारे जो ये महान व्यक्ति हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है, या फिर डीएम साहब हैं, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देंगे इस मैटर पे, और किस द्वारा, पुलिस ऑफिसर द्वारा, और पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर की रैंक से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। in which case such police officer shall have the powers referred in subsection 3 of section 174। अब इस इंस्पेक्टर के पास कौन सी पावर आ जाएगी, जो सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 बीएनडब्ल्यूएस में दे रखी ना, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाली, वो इस इंस्पेक्टर के पास पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 217। इसमें जो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 है, इनसे भर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोनों के आगे पीटीई लिख लीजिए आप जरूर अभी से, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 217। हम पढ़ेंगे सेक्शन 218 ऑफ द बीएनडब्ल्यूएस, जो कि बताता है, क्या बताता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड सर्वेंट्स। सेक्शन 218 बताता है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। तो अब अभियोजन चलाया जाएगा किसका, जजेस का अभियोजन, जजेस के लिए, मतलब जजेस को ही अक्यूज बना दिया जाएगा, और जजेस का अभियोजन चल रहा है या फिर किसी सरकारी कर्मचारी का चल रहा है। तो देखिए 218 में उसके प्रावधान बताए होते, तो सबसेक्शन 1 देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं 218 से, ठीक है। सेक्शन 218 का सबसेक्शन 1 में पढ़ रहा हूं, जो कि बताता है when any person who is or was a judge। तो जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो या तो जज है या तो वो जज था, या तो वो मैजिस्ट्रेट है या वो मैजिस्ट्रेट था, या तो वो पब्लिक सर्वेंट है या वो पब्लिक सर्वेंट था, नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो व्यक्ति जज या मैजिस्ट्रेट है ना, अगर पब्लिक सर्वेंट है ना, तो उसको रिमूव नहीं कर सकते, कैसे, सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बस सरकार की सैंक्शन लेके उसको रिमूव कर सकता है, कोई भी वैसे रिमूव उसको नहीं कर सकता। अब देखिए, इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of official duties। अब एक जज और मैजिस्ट्रेट या फिर पब्लिक सर्वेंट को अक्यूज्ड, दोषी बना दिया गया है कि उसने एक अपराध कमिट किया है और उसने वो अपराध
अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को, अपने अपने ऑफिशियल दायित्व को डिस्चार्ज करते हुए किया। अब देखिए नो कोर्ट, तो अब कोई भी कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा ऑफ सच ऑफेंस, उस अपराध का जो एक जज, मैजिस्ट्रेट या फिर सरकारी कर्मचारी ने किया है अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए, एक्सेप्ट, पर कब ले सकता है, विद द प्रीवियस सेंशन, प्रीवियस सेंशन लगेगी, ठीक है, सहमति लगेगी, मंजूरी लगेगी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड इन द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। अब लोकपाल और जो लोक आयुक्त एक्ट है उसके तहत सेंशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, प्रीवियस सेंशन, ठीक है, अहम मंजूरी लेनी पड़ेगी, और जो प्रावधान है लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 के, उनके तहत सेंशन लेनी पड़ेगी रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट की या फिर अन्य किसी व्यक्ति की, जो लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट में बताया है, तभी एक कोर्ट संज्ञान लेगा। अगर ऑफिशियल ड्यूटीज के डिस्चार्ज को, ऑफिशियल ड्यूटीज में, मतलब ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते वक्त जज, मैजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट से कोई अपराध हो जाता है तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी उनका। बस लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत जो बताया गया ना कि कैसे कैसे संज्ञान की प्रक्रिया बताई गई, तो उसी के तहत दिया जाएगा। अब देखिए ए 218 का सबसेक्शन 1 का ए क्लोज ए, इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस मे बी वाज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो जज है, मैजिस्ट्रेट है, फिर सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो समय के संदर्भ में जब उससे अपराध होता है तो वो यूनियन के अंदर, मतलब जो केंद्र है उसके अंतर्गत, यूनियन के अंतर्गत भारत सरकार के लिए ऑफिशियली काम कर रहा है दिल्ली में बैठ के, तो ऐसे में सेंशन ली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, केंद्र सरकार की। बी इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड एज द केस मे बी वाज एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब एक जज, मैजिस्ट्रेट या फिर सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट कार्यरत था, ठीक है, कार्यरत था किसमें, राज्य सरकार के किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, मतलब हरियाणा, पंजाब या राज्य सरकार के इन डिपार्टमेंट में कोई जज लगा होता, कोई मैजिस्ट्रेट लगा होता या फिर कोई सरकारी कर्मचारी, तो अब सीधे सीधी सेंशन, प्रीवियस सेंशन किसकी लेनी पड़ेगी, कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए सीधी सीधी राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 218 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड वेयर द एलिज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड बाय अ पर्सन रेफर टू इन क्लोज बी, तो बताया गया है कि अपराध क्लोज बी जो हमारे 218 सबसेक्शन 1 के क्लोज बी में जो बताया गया है ना कि राज्य सरकार में एक व्यक्ति कार्यरत था या है, उसने कोई अपराध कर दिया, तो देखिए ड्यूरिंग द पीरियड व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेट इमरजेंसी में, अब आर्टिकल 356 क्लोज 1 में तो भाई स्टेट इमरजेंसी की बात होती है भारतीय संविधान में, तो कह रहा है स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी, तब एक व्यक्ति ने जो जो अफेयर्स ऑफ द स्टेट में कार्यरत था उसने अपराध कर दिया, तो अब ऐसे में कैसे संज्ञान मिलेगा, देखिए वो इन फोर्स इन द स्टेट क्लोज बी विल अप्लाई एज इफ फॉर द एक्सप्रेशन स्टेट गवर्नमेंट अकरिंग देयर इन द एक्सप्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट वाज सब्स्टिट्यूटेड। तो बताया गया है कि क्लोज बी में एक व्यक्ति ने जो कि अफेयर्स ऑफ द स्टेट के लिए कार्यरत था, तो अब अफेयर्स ऑफ द स्टेट में जब वो कार्यरत था, एक जज, मैजिस्ट्रेट या फिर सरकारी कर्मचारी, उसने कोई अपराध कर दिया, और अपराध उसने कब किया, जब वो अपराध हुआ तो स्टेट इमरजेंसी सेक्शन आर्टिकल 356 क्लोज 1 में स्टेट इमरजेंसी, राज्य में इमरजेंसी लगी हुई थी, मतलब राज्य के हालात बिगड़े हुए थे और राष्ट्रपति ने संभाला हुआ था या गवर्नर ने संभाला हुआ था। तो अब क्या होता है कि मान के चलो अब फिर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है, कॉग्निजेंस लेना है एक उस अपराध का किसी जज साहब ने, मैजिस्ट्रेट साहब ने, तो फिर राज्य सरकार की सेंशन नहीं ली जाएगी, फिर किसकी सेंशन ली जाएगी, फिर केंद्र सरकार की सेंशन ली जाएगी। मान लो क्या लिखा हुआ है, लो का झूठ, एज इफ, प्रोवाइजो में क्या लिखा है, एज इफ जो स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेशन है उसको मान लो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट कर दी गई थी इस मामले में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 218 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1 अपर डे प्रोवाइजो 2 प्रोवाइड फॉर दैट सच गवर्नमेंट शैल टेक अ डिसीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज। तो बताया गया है कि अब सरकार 120 दिन के अंदर डिसीजन, निर्णय ले लेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर द सेंशन। और 120 दिन कब से कैलकुलेट होंगे, जब से रिसीप्ट मतलब प्राप्त हुई है एक रिक्वेस्ट कि आप सेंशन हमें दे दीजिए एक जज साहब के द्वारा, एक मजिस्ट्रेट साहब से, ठीक है। आप देखिए एंड इन केस इट फेल्स टू डू सो, अगर 120 दिन के अंदर फिर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है वो परमिशन, वो सेंशन नहीं देते हैं, तो देखिए क्या होगा, द सेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अकॉर्डेड बाय सच गवर्नमेंट। तो मान लिया जाएगा कि सेंशन दे दी गई है, ठीक है, सेंशन
दे दी गई है, दे दी गई है, ये लिख लीजिए आप। तो अगर जज साहब ने, ठीक है, मान के चलिए मैजिस्ट्रेट साहब ने एक जज के ऊपर, मैजिस्ट्रेट के ऊपर एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर संज्ञान लेना है, तो अब संज्ञान लेना है, और संज्ञान क्यों लेना कि उन जज ने, मैजिस्ट्रेट ने या फिर पब्लिक सर्वेंट ने कोई अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए कोई अपराध कर दिया। अब भाई अपराध कर दिया तो उनको कोई भी कोर्ट ऐसे ही संज्ञान नहीं ले लेगी भाई। लोकपाल और लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 में जो प्रावधान लिखे गए वो फॉलो करेगी, और साथ साथ प्रीवियस सेंशन लेगी अगर वो व्यक्ति अफेयर्स ऑफ द यूनियन में तो केंद्र सरकार की, और अफेयर्स ऑफ द स्टेट में तो राज्य सरकार की सेंशन ली जाएगी मैजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है, संज्ञान लेने के लिए। और अब बताया गया है प्रोवाइजो 2 में कि 120 दिन का ही टाइम मिला जाएगा, मोहलत दी जाएगी इसको, जो भी रिस्पेक्टफुल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, 120 दिन के अंदर जो रिक्वेस्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने भेजी है कि मैं संज्ञान ले रहा हूं, आप सेंशन भेज दीजिए। अगर 120 दिन के अंदर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने सेंशन नहीं भेजी ना, तो मान लिया जाएगा कि 120 दिन जैसे पूरे हो तो मान लिया जाएगा कि सेंशन आ गई है, डीम टू हैव बीन अकॉर्डेड बाय सच गवर्नमेंट, की मान लो कि सेंशन आ गई है, और 121वें दिन संज्ञान ले लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 218 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2। अब हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो 3। Provide also that no sanction shall be required in case of a public servant accused of any offence is alleged to have been committed under section 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 143, 199, 200 of the BNS। तो बताया गया है कि एक जज ने, मैजिस्ट्रेट ने या फिर एक पब्लिक सर्वेंट ने कौन से अपराध कर दिए, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस कर दिया एक महिला के विरुद्ध। तो अब इस केस में कोई भी इन केसेस में कोग्निजेंस लेने की मैजिस्ट्रेट साहब को किसी की भी सेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मान के चलिए एक सरकारी कर्मचारी ने, ठीक है, एक अपने ऑफिशियल दायित्व को करते हुए, ऑफिशियल दायित्व अपने थाने में बैठा था, एक सरकारी कर्मचारी, उसने एक अक्यूज का, जो कि फीमेल थी, जो पुलिस लॉकअप में बंद थी, उसका रेप कर दिया। तो अब ऐसे में अगर उसके ऊपर केस चला जाएगा तो कोर्ट ये नहीं कहेगी कि भाई ये तो राज्य सरकार के, कोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब ये नहीं कहेंगे तो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता, तो मैं इसका जो रेप का अपराध है, जो इसने रेप कर दिया है, उसका मैं सेंशन ले लेती हूँ राज्य सरकार से। नहीं, डायरेक्ट सेंशन ले ली जाएगा, सॉरी डायरेक्ट कोग्निजेंस ले ली जाएगा मैजिस्ट्रेट द्वारा। कोई भी ऐसे केसेस में सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस अगर कोई जज ने, मैजिस्ट्रेट ने या फिर पब्लिक सर्वेंट ने की है, तो इनके विरुद्ध कोई भी सेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट सीधा संज्ञान ले लेगा, कोग्निजेंस ले लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 218 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 3 से क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। आप देखिए सबसेक्शन 2, अब सेक्शन हम पढ़ रहे हैं 218 का सबसेक्शन 2। देखिए, नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस, तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by any member of the armed forces of the union, ठीक है। तो अब कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा किस व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति जो कि फौजी है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य है, और वो आर्म्ड फोर्सेस किसकी है, केंद्र सरकार के लिए कार्यरत है, ठीक है। तो अब उस फौजी ने, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर ने, सदस्य ने कोई अपराध कर दिया तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। वाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, और वो आर्म्ड फोर्सेस का जो सदस्य है, जो यूनियन के लिए कार्य करता है, उसने व्यक्ति ने, आर्म्ड फोर्सेस, एक फौजी ने अपराध कुछ कार्य करते हुए किया है, या फिर अपने ऑफिशियल ड्यूटीज, अपने जो ऑफिशियल दायित्व होते हैं उसके डिस्चार्ज में किया है, तो अब कोई भी कोर्ट एज अ जनरल रूल कोग्निजेंस नहीं लेगा आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के ऊपर। एक्सेप्ट, कब ले लेगा, एक्सेप्शन क्या है, एक आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के ऊपर भी कोर्ट संज्ञान ले सकता है विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब एक फौजी, ठीक है, यूनियन के लिए काम करता है, मतलब केंद्र सरकार के लिए, तो अब भाई ऑब्वियसली कोई भी जज उसने कोई अपराध कर दिया ना अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को निभाते वक्त, तो अब कोई भी कोर्ट, कोई भी मैजिस्ट्रेट उसका संज्ञान नहीं लेगा। पर कब ले लिया जाएगा, जब सेंशन आ गई है, मंजूरी आ गई है केंद्र सरकार द्वारा कि हाँ इस फौजी के ऊपर आप संज्ञान ले लीजिए, इसने जो हमने इसको डायरेक्शन दी थी उसके तहत इसने काम नहीं किया, इसने तो कुछ कॉन्ट्ररी टू दैट डायरेक्शन किया है, अपोजिट किया है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 218 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3। The state government may by notification direct that the provisions of subsection 2 shall apply to such class or category of the members of the forces charged with the maintenance of public order as may be therein wherever they may be serving, and thereupon the provisions of subsection will apply as if the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। अब सबसेक्शन 3 बहुत इजी है, यही बता रहा है राज्य सरकार भी, जो सबसेक्शन 2, अब सबसेक्शन 3 में ये बता रखा है कि राज्य सरकार भी, अगर राज्य सरकार के अंदर, किसी राज्य के अंदर आर्म्ड फोर्सेस
के जो सदस्य हैं जो कि यूनियन के लिए काम करते हैं, वो राज्य सरकार में पब्लिक मेंटेनेंस करने आए हैं, पब्लिक ऑर्डर की, मतलब जनता जनार्दन की शांति बिगड़ी हुई है तो एक राज्य में, तो अब जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स है यूनियन के लिए, वो राज्य में आए हुए हैं शांति दोबारा से बहाल करने के लिए, बनाने के लिए। तो अब राज्य सरकार भी क्या करेगी, राज्य सरकार भी नोटिफिकेशन निकाल के निर्देश दे देगी कि जो प्रोविजन है ना सबसेक्शन 2 के, जो सबसेक्शन 2 218 सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजन है ना कि कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, तो राज्य सरकार भी लिख देगी, एक निर्देश निकाल देगी, नोटिफिकेशन निकाल देगी कि राज्य में ये फौजी, जो हमारे राज्य में फौजी यूनियन के आए हैं, ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर करवाने के लिए आए हैं, तो कोई भी मजिस्ट्रेट इनके ऊपर संज्ञान नहीं लेगा, इन्होंने कुछ एक्ट कर दिया है अपने ऑफिशियल ड्यूटीज की डिस्चार्ज करते वक्त। और मान लीजिए कि सबसेक्शन 2 में जो परमिशन, जो सैंक्शन ली जाती है कि एक फौजी के ऊपर प्रोसिक्यूशन मतलब चलवाना है सरकार ने, और तो अब मान के चलिए फिर एक फौजी के ऊपर जो राज्य सरकार में काम कर रहा था, मतलब ऑफिशियल ड्यूटीज, मतलब पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने आया था, पर उसने कॉन्ट्ररी टू दैट ऑफिशियल ड्यूटीज काम कर दिया, तो अब अगर राज्य में वो आया था तो किसकी परमिशन लेगी, मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेने के लिए किसकी, राज्य सरकार की परमिशन लेगी। यही कहा गया कि मान लो कि सबसेक्शन 2 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है उसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3 और सेक्शन 218, जो कि बिल्कुल सबसेक्शन 2 की कॉपी था। सबसेक्शन 2 में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो सबसेक्शन 3 उसमें स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स बताए गए, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 218 का सबसेक्शन 4, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3, सब कुछ भूल जाइए जो सेक्शन 218 के सबसेक्शन 3 में लिखा हो, सब कुछ भूल जाइए, कुछ मत पढ़िए। नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी अदालत, ठीक है, कोग्निजेंस संज्ञान नहीं लेगा एक अपराध की, ठीक है, अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन अ स्टेट व्हाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज ड्यूरिंग द पीरियड व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब बताया गया सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है, कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, एक फौजी ने कोई अपराध कर दिया है और फौजी ने अपराध, ठीक है, फौजी तो यूनियन का है, केंद्र का है, पर यूनियन जो केंद्र का फौजी है उसको किसी राज्य में भेजा हुआ है मेंटेन करवाने के लिए पब्लिक ऑर्डर को, ठीक है, और उस राज्य में स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 356 क्लोज ए के तहत स्टेट इमरजेंसी भी लगी हुई है। अगर उस फौजी ने, जो है तो यूनियन का, पर उसको राज्य में स्टेट गवर्नमेंट ने बुलाया हुआ है ना कि भाई आप हमारे, मतलब आपका दल है जो, ठीक है, वो आप हमारे मेंटेन करेंगे हमारे राज्य में पब्लिक ऑर्डर, तो अगर अब क्या कर दिया, उस फौजी ने इमरजेंसी के दौरान कुछ एक्ट कर दिया ना, कुछ अपराध कर दिया, जो केंद्र सरकार का फौजी था, जो राज्य सरकार के, मतलब जो राज्य सरकार राज्य में आकर, मतलब एक केंद्र सरकार का फौजी है, वो राज्य में आकर क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि उस राज्य में स्थितियां बिगड़ी पड़ी है, हंगामे वगैरह, दंगे वगैरह हो रहे हैं। तो अब यही कहा गया कि भाई उस फौजी ने, जो है तो केंद्र का, यूनियन का, पर वो राज्य में आया हो ना मेंटेन करवाने के लिए पब्लिक ऑर्डर को, तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। पर कब ले लेगा, पर कब संज्ञान ले लेगा, अब परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, अब केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इमरजेंसी लगी हुई है उस राज्य में, ठीक है, और फौजी ने, जो यूनियन का फौजी है, उसने स्टेट में आकर कोई अपराध कर दिया और उसके ऑफिशियल ड्यूटीज के, मतलब वो मैच नहीं खा रहा, तो अब मेल नहीं खा रहा, तो अब सीधी किसकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। यही इसमें की डिफरेंस है सबसेक्शन 3 में। तो आप इसमें सबसेक्शन 3 के साइड में आप लिख सकते हो सैंक्शन देगा या कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2 के साइड में आप लिख लीजिए, तो यहां सैंक्शन देगा कौन देगा, सबसेक्शन 2 के साइड में आप लिख लीजिए सैंक्शन कौन देगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 3 में कौन देगा सैंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 4 में आप लिख लीजिए कि सैंक्शन कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी सैंक्शन सबसेक्शन 4 में भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 218 का सबसेक्शन 4। हम पढ़ते हैं 218 का सबसेक्शन 5। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे डिटरमाइन द पर्सन बाय whom the manner in which and the offenses by for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted and may specify the court before which the trial is to be held। तो अब सबसेक्शन 5 जो है सेक्शन 218 BNSS का, वो बता रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही तय करेंगी, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो ही क्या करेंगी, तय करेंगी, डिटरमाइन करेंगी क्या, द पर्सन बाय होम, कि कौन से व्यक्ति द्वारा, द मैनर इन विच, और किस तरीके से,
एंड द ऑफेंस और ऑफेंसेस फॉर विच, और कौन से अपराध या कौन से अपराधों के लिए द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच जज, की अभियोजन एक जज का, एक मैजिस्ट्रेट का, एक पब्लिक सर्वेंट का इज टू बी कंडक्टेड, ठीक है, कि चलवाना चाहिए, ठीक है। एंड मे स्पेसिफाई द कोर्ट बिफोर द ट्रायल विच द ट्रायल इज टू बी हेल्ड, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार तय करेगी कि कौन से कोर्ट, मतलब स्पेसिफाई कर देगी, ठीक है, बता देगी कौन सी अदालत के सामने ट्रायल हेल्ड होगी, किन की, इन जज की, मैजिस्ट्रेट की या फिर पब्लिक सर्वेंट की, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 218 का सबसेक्शन 5, जो कि किस किस पर फॉल करता है, सीधा सीधा जज पर, मैजिस्ट्रेट, और सबसेक्शन 5 जज, मैजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट के ऊपर बता रहा है कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया, तो अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही बताएगी कि भाई इन व्यक्तियों का प्रोसिक्यूशन, अभियोजन मतलब कैसे चलेगा, ठीक है, और किस तरीके से चलेगा, ठीक है, इज टू बी कंडक्टेड, और कौन सी कोर्ट इसको कंडक्ट करेगी, इनके जज, मैजिस्ट्रेट या फिर पब्लिक सर्वेंट ने कोई अपराध कर दिया अपने ऑफिशियल ड्यूटी, अपने ऑफिशियल दायित्व को निभाते वक्त, तो अब कंडक्ट कैसे होगा इनका प्रोसिक्यूशन, अभियोजन चलेगा कैसे, तो वो राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन पावर है, ठीक है। तो सब सेक्शन 5 के साइड में आप लिख दीजिए डिटर्मिनेशन पावर, डिटर्मिनेशन पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बाय होम इन द मैनर इन विच द ऑफेंस ऑफ द टू बी कंडक्टेड, ठीक है। आ गया सबसेक्शन 5 समझ में, बस यही बता रहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तय करेगी, अगर कोई वो सेंक्शन देती भी है ना केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, एक जज और मैजिस्ट्रेट या फिर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, आप प्रोसिक्यूशन चला दो, आप कॉग्निजेंस ले लो मैजिस्ट्रेट साहब, पर अब वो साथ साथ ये भी तय कर सकते, डिटरमाइन कर सकते कि आप अब कॉग्निजेंस तो आपने मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी थी, हमने सेंक्शन तो दे दी, पर आप नहीं चलाओगे, हम तय करेंगे कि कौन इनकी ट्रायल को कंडक्ट करेगा और कहां होगी और किस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 218 का 218 का सबसेक्शन 5, तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 218 पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 219 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, और थोड़ा लेंदी भी है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर टाइम मिला तो हम 220 भी कर लेंगे, पर मेरे को लग रहा है कि 219 याद होगा क्योंकि बहुत लेंदी है, ठीक है। तो इससे पहले मैं पानी पी लेता हूं एक सिप, ठीक है, आप देखिए। तो अब देखिए सेक्शन 219, कल मेरे पास एक मैसेज आया था मेरे को, या फिर मेरे को खुद भी ये महसूस हुआ कि मैं BNSS की क्लास ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को मैं ज्यादा तेजी से खिंचवा रहा हूँ और मतलब समझा के, ठीक है। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई BNSS हमारे सबसे लेंदी लॉ है, जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, 530 सेक्शन उसमें 530, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई इसमें टाइम तो लगेगा, देखो अब हम धीरे धीरे मसा करते हुए हम सेक्शन 218 हमने पूरे किए, और मैं कम से कम 20-25 दिनों से कंटिन्यूसली एक घंटे की क्लास BNSS की बना रहा हूं, तब हमारे 218 तक हुए हैं आज के टाइम में, ठीक है। और इसमें हमें पढ़ने कितने, 530, ठीक है। अब हमें कितने सेक्शंस और पढ़ने, आप खुद अंदाजा लगा दो, 300, 400, 500, हमें अभी 300 सेक्शंस और पढ़ने हैं इस वाले प्रावधान के बाद। तो इसीलिए मैं BNSS की क्लासेस ज्यादा लेता हूं, ठीक है। इसलिए मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास रोकी हुई है, क्योंकि उसके तो होने वाले हैं, उसमें हमारे सेक्शन 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो मैं करवा चुका हूं, अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अब बस उसमें 170 सेक्शन है, थोड़े बहुत रह गए हैं, और ऐसे ही भारतीय न्यायिक संहिता में भी थोड़े बहुत सेक्शन है, वो भी थोड़े बहुत रह गए, तो इसीलिए मैं आराम से उनको करवा रहा हूँ, BNS को और BSA को, पर BNSS को मैं फुल तेजी के साथ आपको कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर सेकंड हम दोबारा पढ़ते हैं, हम सेक्शन 219 देखते हैं। देखिए जो कि कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। अब अभियोजन कौन चलाएगा अगर अपराध हुए हैं कि शादी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 219 का सबसेक्शन 1, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 81 to 84 of the भारतीय न्यायिक संहिता 2023 एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस। तो जनरल बार लगाई हुई है सबसेक्शन 1 ने सेक्शन 219 के, कि कोई भी अदालत, कि कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा कौन से अपराध का, वो अपराध जो कि सेक्शन 81, 82, 83, 84 भारतीय न्यायिक संहिता में पनिशेबल है, ठीक है। एक्सेप्ट, पर कब संज्ञान ले सकते हैं, अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन, एक दरख्वास्त एक व्यक्ति ने की है, अग्रीड बाय द ऑफेंस, जो व्यक्ति अग्रीव्ड है, दुखियारा है, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, तो वो कंप्लेंट करेगा कोर्ट को, तभी संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है। तो तभी संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 219 का सबसेक्शन 1। तो इसीलिए ही जो ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज है,
उसमें आप पुलिस ऑफिसर के पास दरख्वास्त लेके अपनी इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हो, तो इसलिए कार्रवाई नहीं करते सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो व्यक्ति अब दुखियारा है, अग्रीव्ड है, जिसके प्रति या तो ये मैरिज से रिलेटेड संदर्भित अपराध हुए हैं, वो व्यक्ति सीधा कोर्ट को ही कंप्लेंट मेड करेगा, वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। ठीक है, कंप्लेंट मेड होगी ना तभी तभी कोर्ट संज्ञान लेगा, अन्यथा तो नहीं लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 219 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट ए वेयर सच पर्सन इज अ चाइल्ड, जहां एक व्यक्ति जो कि अग्रीव्ड है वो चाइल्ड है, वो बच्चा है, और इज ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर अनसाउंड माइंड, पागल दिमाग का व्यक्ति है। ठीक है, और इज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग हायर सपोर्ट नीड्स, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हायर सपोर्ट इंटेलेक्चुअल नीड्स है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसको कोई अपाहिजपन है एक व्यक्ति को, और उसको हायर सपोर्ट्स की नीड्स है, और इज फ्रॉम सिकनेस या फिर कोई व्यक्ति बीमार है, और इन्फर्मिटी या फिर व्यक्ति कोई कमजोर सा व्यक्ति है, अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट, जो कि अनेबल है, असक्षम है, वो कंप्लेंट मेड नहीं कर पा रहे हैं, दरख्वास्त कोर्ट में लगा नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, और इज अ वुमन हु, या फिर एक व्यक्ति जो कि अग्रीव्ड है, जिसके प्रति ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज वाले अपराध हुए हैं। ठीक है, सेक्शन 81, 82, 83, 84 से लेकर 81, 82, 83, 84 भारतीय न्याय संहिता से संदर्भित तो एक वुमेन के प्रति हुए हैं। हु अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम, जो वुमेन लोकल रीति रिवाज, ठीक है, एंड मैनर, जो तरीके हैं लोकल, ठीक है, लोकली कम्युनिटी के, और नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, उसको विवश नहीं कर सकते आप पब्लिक में, जनता जनार्दन में आने के लिए उस वुमेन को जिसके प्रति मैरिज से रिलेटेड अपराध हुए हैं, वो अग्रीव्ड है। सम अदर पर्सन मे विद द लीव ऑफ द कोर्ट मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर बिहाफ, तो अब और कोई अन्य व्यक्ति उस वुमेन के बिहाफ पर या फिर इन व्यक्तियों के बिहाफ पर, जो चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड है का व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, इन्फर्मिटी है, सिकनेस से जूझ रहा है, तो और कोई व्यक्ति या कोई वुमेन है जो कि कस्टम और मैनर्स जो कि कम्युनिटी के उसको विवश नहीं किया जा सकता कि वो पब्लिक में आए, तो कोई और व्यक्ति इनके बिहाफ पर कंप्लेंट कोर्ट में डाल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोवाइजो ए बता रहा है। ठीक है, जो तो हमारा ये प्रोवाइजो ए बता रहा है, पर लीव ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड है जो कि ऑफेंस अगेंस्ट द मैरिज से विक्टिम है, ठीक है, अग्रीव्ड है, या फिर कोई वुमेन है जो कि पब्लिक में जनता जनार्दन में नहीं आती, ठीक है, वो पर्दानशीन है। ठीक है, पर्दानशीन क्या होता है? जो कि पब्लिक में, समुदाय में अपना चेहरा नहीं दिखाती, तो अब उसको पब्लिक में आने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि आप खुद ही आगे कंप्लेंट डालो कि आपके विरुद्ध ऑफेंस अगेंस्ट द मैरिज हुए, नहीं। अब उनके या फिर कोई व्यक्ति सिकनेस से जूझ रहा है, कोई व्यक्ति इन्फर्मिटी से जूझ रहा है, किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बहुत ही गंभीर डिसेबिलिटी है, अपाहिजता है, तो इन व्यक्तियों के प्रति कोई और इनके बिहाफ पे कोई और कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर देगा। ठीक है, आप देखिए, ये था सेक्शन 219 के सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो का क्लोज ए। अब क्लोज बी हम पढ़ते हैं। वेयर सच पर्सन इज द हस्बैंड एंड ही इज सर्विंग इन एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, अगर एक व्यक्ति जो कि एग्रीव्ड है, जिसके प्रति ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द मैरिज हुए हैं, वो व्यक्ति वो पति है, ठीक है, हस्बैंड है, और वो आर्म्ड फोर्सेस फौज में काम कर रहा है, अब देखिए, ऑफ द यूनियन, और फौज में भी यूनियन में, केंद्र में, अब देखिए, अंडर कंडीशंस विच आर सर्टिफाइड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, और उसके ऊपर कुछ ऐसी शर्तें लगी हुई है जो कि उसका कमांडिंग ऑफिसर है, उसने सर्टिफाइड भी करा के बताई भी हुई है कि ये कंडीशंस के ऊपर है। एज प्रिक्लूडेड हिम फ्रॉम ऑब्टेनिंग लीव ऑफ द एब्सेंस टू एनेबल हिम टू मेक अ कंप्लेंट, कि उस फौजी को जो कि हस्बैंड है और जिसके प्रति ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज हुए पड़े हैं, और वो फौज में कार्य करता है, और उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसके ऊपर कुछ शर्तें लगाई हुई कि नहीं, तुम अपने ड्यूटी को, मतलब तुम्हें लीव नहीं मिल सकती, तुम्हारी अनुपस्थिति इस पोस्ट पर नहीं रह सकती, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? देखिए, जिसकी वजह से उसको प्रिक्लूड किया जा रहा है कि वो भाई कोर्ट में जा नहीं सकता कंप्लेंट मेड करने, तो देखिए, फ्रॉम ऑब्टेनिंग लीव ऑफ द एब्सेंस टू एनेबल हिम टू मेक अ कंप्लेंट, वो एब्सेंस की लीव नहीं ले सकता, ठीक है, कि वो कंप्लेंट मेड कर सके जाके कि उसके विरुद्ध ऑफेंस अगेंस्ट द मैरिज हुए हैं। तो अब देखिए क्या होगा, some other person authorized by the husband in accordance with the provisions of section 4 may make a complaint on his behalf। तो अब सबसेक्शन 4 के तहत जो प्रोविजन हमारे दोस्तों सेक्शन 219 के सबसेक्शन 4 के तहत जो प्रावधान बनाए गए हैं, तो वो फौजी जो व्यक्ति है, जो हस्बैंड है, उसके विरुद्ध मैरिज से संदर्भित कोई अपराध हुआ है, तो वो जो सबसेक्शन 4 में, हमारे 219 के सबसेक्शन 4 में किसी और व्यक्ति को ऑथराइज कर देगा कि तुम मेरे बिहाफ पर क्या लगाओ, कंप्लेंट मेड कर दो कोर्ट में, ताकि कोर्ट संज्ञान ले ले मेरे साथ, मैं फौजी हूं, मेरे को छुट्टी नहीं दे रहा मेरा कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि मेरी छुट्टी, भाई मैं कुछ ऐसे सिचुएशन में हूं, मेरी छुट्टी मिल नहीं सकती। तो अब वो फौजी अपने किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, उसको ऑथराइज कर देगा कि तुम मेरे बिहाफ पर कोर्ट में कंप्लेंट लगाओ कि उस फौजी के ऊपर जो लद्दाख में ग्लेशियर पर ड्यूटी कर रहा है, उसके विरुद्ध
मैरिज से संदर्भित अपराध हुए तो कोई और अन्य व्यक्ति कोर्ट में आके कंप्लेंट दे सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 219 का सबसेक्शन 1 का एक क्लोज बी था, अब देखिए प्रोवाइजो का क्लोज सी, वेयर द पर्सन एग्रीड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता इज द वाइफ। तो अब बाइगेमी हुई है, और बाइगेमी एक हस्बैंड ने की है, मतलब हस्बैंड की पहले से एक वाइफ थी और उसने हस्बैंड ने दूसरी भी शादी कर ली, दूसरी वाइफ लिया है, तो अब जो पहली वाइफ है वो अग्रीव्ड है, तो ठीक है, बाइगेमी का अपराध है 82 में। अब देखिए, तो अब देखिए क्या होगा, मतलब एक जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है वो वाइफ है। अब एक व्यक्ति, एक अभी मैंने बताया एक हस्बैंड है, उसकी पहले एक वाइफ थी, उसने फिर दूसरी भी एक वाइफ लिया है वो, ठीक है, और अब क्या हुआ, तो पहली वाली वाइफ क्या हुआ, वो विक्टिम बन गई, वो एग्रीड बनी, उसके विरुद्ध अपराध हुआ है मैरिज से संदर्भित, तो क्योंकि उसके साथ बाइगेमी हुई। अब देखिए वो क्या करेगी वाइफ, कंप्लेंट में बी मेड ऑन हर बिहाफ बाय हर फादर, तो अब उस वाइफ के मतलब बिहाफ पर, ठीक है, जो एग्रीव्ड है, जो वुमेन जिसके पति ने बाइगेमी कर लिया, बाइगेमी का अपराध, तो वो वाइफ कंप्लेंट कर सकती है। फिर उसके बिहाफ पर कौन कर सकता है, बाय हर फादर, उसके पापा कर सकते हैं, मदर कर सकती है, ब्रदर कर सकता है, सिस्टर कर सकती है, सन कर सकता है, डॉटर कर सकता है, और बाय हर फादर और मदर्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है, रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। अब एक महिला है जिसके विरुद्ध बाइगेमी का अपराध कमिट हुआ है और वो अग्रीव्ड है, ठीक है, वो विक्टिम है, उस महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, और पहली उसको तलाक भी नहीं दिया, मतलब लिविंग में वो जी रही थी पहली वाली वाइफ, ठीक है, उसके लिविंग में दूसरी शादी कर ली उसके हस्बैंड ने, तो अब वो महिला अग्रीड होगी, उसके विरुद्ध एक मैरिज से रिलेटेड एक अपराध कमिट हो गया है, ठीक है, और वो अपराध कौन सा है, सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता वाला बाइगेमी का। तो अब वो कंप्लेंट नहीं मेड करी तो उसके मदर, फादर, सन, डॉटर, ठीक है, कोई भी कंप्लेंट मेड कर देंगे, या फिर वो व्यक्ति भी, ठीक है, तो जो मदर, फादर, सन, डॉटर करेंगे कंप्लेंट उस वुमेन के बिहाफ पे, उस वाइफ के बिहाफ पे जिसके साथ बाइगेमी कमिट हो, तो उनको तो लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है, परमिशन नहीं लेनी कोर्ट की। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति जो मदर फादर या फिर ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर नहीं है उस महिला का जो अग्रीव्ड है बाइगेमी के ऑफेंस से, तो लीव ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी। अगर कोई और व्यक्ति इनके अलावा कंप्लेंट मेड करता है कोर्ट के सामने, ठीक है, और जो कि संदर्भित है किससे, उस महिला से, ब्लड से, खून से, मैरिज से, शादी से, या फिर अडॉप्शन से, ठीक है, तो ऐसे भी कंप्लेंट मेड हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 5, सॉरी, ये था हमारा सेक्शन 219 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो का क्लोज सी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 219 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है, देखिए, फॉर द पर्पसेज ऑफ सबसेक्शन 1, तो बताया गया कि सबसेक्शन 1 के मतलब के लिए आप यह समझ लीजिए, नो पर्सन अदर देन हस्बैंड ऑफ द वुमेन, तो जो सबसेक्शन 1 है उसके लिए यह समझ लीजिए, नो पर्सन अदर देन द हस्बैंड ऑफ द वुमेन, की कोई भी व्यक्ति नहीं, और किस व्यक्ति के अलावा, जो हस्बैंड है ना वुमेन का, एक महिला का, शैल बी डीम्ड टू अग्रीव, कोई भी व्यक्ति, मान के चलिए एक महिला ने क्या किया, एक महिला ने कोई अपराध कर दिया और वो सेक्शन 81, 82, 83, 84 वाला अपराध है, तो अब एक महिला वाइफ है किसी की, अब उसका अग्रीड पार्टी कौन होगा, अग्रीड पार्टी उसका हस्बैंड ही माना जाएगा, ये नहीं है कि कोई और ऐरा गैरा नथु खैरा माना जाएगा, ठीक है। आप देखिए, नो पर्सन अदर देन द हस्बैंड, कि कोई भी व्यक्ति नहीं सिवाय किसके, हस्बैंड के, ठीक है, ऑफ द वुमेन शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीड बाय एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 84 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो जो सेक्शन 84 भारतीय न्याय संहिता का है, तो कोई भी व्यक्ति जो कि अब सेक्शन 84 भारतीय न्याय संहिता क्या कह रहा है, एक बार हम साइड में इसमें लिख भी लेते हैं, हमें भी क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। मैं सेक्शन 84 खोल रहा हूं भारतीय न्याय संहिता, हाँ, एंटाइसिंग और टेकिंग ओवर डिटेनिंग विद क्रिमिनल एंड मैरिड वुमन। सेक्शन 84 ये कह रहा है कि भाई बहला फुसला के एक मैरिड वुमन को कोई कहीं और ले जाता है, ठीक है, और ताकि उस मैरिड वुमन के साथ, अब जो कहीं और ले जाता है ना, उसका हस्बैंड नहीं है, कोई और अन्य व्यक्ति है, कि वो क्या कर सके, उस मैरिड वुमन के साथ इलिसिट इंटरकोर्स कर सके, या किसी और के साथ करवा सके उसका इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अब एग्रीड पर्सन कौन होगा, मान के चलो कौन होगा, ओनली उसका हस्बैंड ही होगा उस महिला का। अब एक हस्बैंड है, ठीक है, और उसकी वाइफ है, अब उसकी वाइफ को, अब हस्बैंड जा रहा है ऑफिस और पीछे से आके कोई उसका दोस्त वगैरह लेके उसको मुंबई चला जाता है, ठीक है, मान के चलो गुड़गांव में एक हस्बैंड और वाइफ कपल रह रहे हैं, हस्बैंड चला जाता है ऑफिस, अब वाइफ घर में है, पीछे से आता है उसका कोई दोस्त उस पुराना कॉलेज का, वो उसको लेके भग के महाराष्ट्र चला जाता है, सिर्फ क्या, उसको बहला फुसला के कि तेरे को वहां जाके हीरोइन बनाऊंगा, एक्ट्रेस बनाऊंगा, तो क्या गुड़गांव में मर रही है, तो वो चला जाता है वहां उसको लेके, तो वहां जाके क्या करता है वो उसको, तो खुद उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करता है, किसी और व्यक्ति के साथ करवाता है। तो अब ऐसे में एग्रीड वुमेन कौन, एग्रीड पर्सन कौन होगा, अगर किसी की वाइफ के प्रति इलिसिट इंटरकोर्स किया एक व्यक्ति ने कहीं एंटाइज करके, तो ऑब्वियसली उसका हस्बैंड होगा,
तो सबसेक्शन 2 में यही कह रखा है कि और कोई व्यक्ति अपने आप को एग्रीड मत मान लेना। अगर एक वुमेन को एंटाइसिस और टेक अवे किया है, ठीक है, इंटेंट क्या इंटेंट एक मैरिड वुमेन को कि उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स हो सके, तो अब उसमें एग्रीड पर्सन हस्बैंड ही होगा उस महिला का, ठीक है। तो ये था सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 219 का सबसेक्शन 3। When in any case falling under clause A of the proviso of subsection 1, अब कोई भी केस जो कि सेक्शन 219 के सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के क्लोज ए में फॉल कर रहा है, ठीक है, ये वाला कि चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजर रहा है कोई व्यक्ति, सिक है, इन्फर्म है, वो कंप्लेंट मेड नहीं कर सकते और उनके विरुद्ध ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द मैरिज हुए पड़े हैं, वो विक्टिम है, वो एग्रीव्ड है। तो अब उसके प्रति सबसेक्शन 3 बता रहा है, क्या बता रहा है, द कंप्लेंट इज sought to be made on behalf of a child or of a person of unsound mind by a person who has not appointed or declared by competent authority to be the guardian of the child of the person of unsound mind, and the court is satisfied that is guardian or so appointed or declared, the court shall before granting the application for leave cause notice to such given to such guardian and give him reasonable opportunity of being heard। तो हमारा जो सबसेक्शन 3 है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कोई व्यक्ति जूझ रहा है और उसके विरुद्ध ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज हुए पड़े हैं। अब वो तो कंप्लेंट मेड नहीं कर सके, पर उनके प्रति कोई लीव ऑफ द कोर्ट लेके कोई अलग व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति कंप्लेंट मेड कर रहा है, तो कोर्ट को पता लग जाता कि भाई नहीं, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इस चाइल्ड का या फिर इस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का एक गार्जियन अपॉइंट किया हुआ है। तो अब कोर्ट उस गार्जियन को नोटिस भेजेगा और उसको बुलाया जाएगा और उसको भी, उस गार्जियन को जो कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही अपॉइंट किया हुआ ना, डिक्लेयर किया हुआ एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि तुम इस चाइल्ड के, अनसाउंड माइंड के पर्सन के गार्जियन हो, तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि तुम क्यों नहीं कंप्लेंट मेड कर रहे, ये व्यक्ति क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए सेक्शन 219 का सबसेक्शन 4, द ऑथोराइजेशन रेफर टू इन क्लोज बी ऑफ द प्रोवाइजो टू ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी इन राइटिंग। तो अब जो फौजी वाला केस था कि फौजी के, जो फौजी है और यूनियन में फौजी काम कर रहा है, यूनियन केंद्र सरकार के तहत, तो उस फौजी को लीव नहीं मिल रही और उस फौजी के विरुद्ध अब ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज हुए पड़े, मतलब सेक्शन 81, 82, 83, 84 वाले अपराध हुए पड़े हैं। अब उसको लीव नहीं मिल रही, कंप्लेंट मेड करते ताकि वो कोर्ट में जाके, तो अब यही बता रखा है, ये अब जो ऑथराइजेशन देगा ना वो फौजी अपने किसी दोस्त को कि तू कंप्लेंट मेड कर दे मेरे बिहाफ पे कोर्ट में, तो वो लिखित में होनी चाहिए वो ऑथराइजेशन फौजी द्वारा, ठीक है। शैल बी साइंड और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, और वो साइन भी होनी चाहिए, हस्ताक्षर भी होनी चाहिए उस फौजी के हस्बैंड के, ठीक है। और शैल contain a statement to the effect that he has been informed by the allegations upon which the complaint is to be founded, और यह भी उसमें स्टेटमेंट कथन होना चाहिए उस कंप्लेंट में लिखित में जो फौजी ने दिया है अपने दोस्त को कि a statement to the effect that he has been informed of the allegations upon which the complaint is to be founded, ठीक है, कि कंप्लेंट कौन से कथन पर फाउंडेड है, वो भी एलिगेशंस होनी चाहिए उसमें। shall be countersigned by his commanding officer, और जो फौजी एक ऑथराइजेशन दे रहा है किसी और अन्य व्यक्ति को कि भाई मेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती, तुम मेरे बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल करो, तो अब उस कंप्लेंट पर फौजी वगैरह के तो साइन होंगे, ठीक है। एलिगेशन उसने क्या लगा रखी है, उस एलिगेशंस भी जो फाउंडेड है वो भी उस पर होगी, स्टेटमेंट होगी उस बिहाफ में उस कंप्लेंट पे, और काउंटर साइन भी होगी वो कंप्लेंट, वो ऑथराइजेशन काउंटर साइन भी होगी किस द्वारा, जो उस फौजी का कमांडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा, ठीक है। एंड शैल बी अकम्प्लीटेड बाय सर्टिफिकेट साइंड बाय दैट ऑफिसर टू द effect that leave of absence for the purpose of making a complaint in person cannot for the time being be granted to the husband। और जो ये अब एक सर्टिफिकेट भी देगा कमांडिंग ऑफिसर, साथ साथ जो कमांडिंग ऑफिसर है ना, जो साथ साथ कमांडिंग ऑफिसर एक फौजी का सीईओ साहब है, वो उस ऑथराइजेशन लेटर के साथ साथ अपना सर्टिफिकेट भी लगा के भेजेगा कि जज साहब इस फौजी को छुट्टी नहीं मिल सकती, ताकि ये इसके विरुद्ध जो ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द मैरिज हुए पड़े हैं ये कंप्लेंट आके आपके सामने कर दे, तो ये आप मेरा सर्टिफिकेट लीजिए, मेरे काउंटर साइन वाली आप ऑथराइजेशन लेटर लिए, इस हस्बैंड ने भी, इस फौजी ने भी कर रखे हैं, और आप कंप्लेंट अब दर्ज कर दीजिए। तो ये सिर्फ किस लिए कराया जा रहा है कि मैजिस्ट्रेट के सामने, अब जिस कोर्ट के सामने वो व्यक्ति जिसको फौजी ने ऑथराइज किया है कि तुम मेरे बिहाफ पे कंप्लेंट कर दो मेरी वाइफ के ऊपर या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर जिसने मेरी शादी से, लाइफ से रिलेटेड अपराध कमिट किए हैं, तो अब कोर्ट जो संज्ञान लेने वाला है ना, प्रोसिक्यूशन चलाने वाला है, उसको श्योर हो जाए कि भाई ये जो फौजी है ये फौज में काम कर रहा है, इसको छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए इसने अथॉरिटी लेटर भेजा, साथ साथ एलिगेशंस भी लगा के भेजे हैं, साथ के साथ इसका कमांडिंग ऑफिसर वो भी अपना सर्टिफिकेट भेज रहा है कि हाँ इसको छुट्टी नहीं मिल सकती, और साथ साथ इसका कमांडिंग ऑफिसर इसकी कंप्लेंट पे उस ऑथराइजेशन लेटर में साइन भी कर, काउंटर साइन, तो कोर्ट को पुख्ता यकीन हो जाएगा कि भाई नहीं, इसको फौजी को छुट्टी नहीं मिल सकती, तो मैं कंप्लेंट को
रजिस्टर मतलब कंप्लेंट में कोग्निजेंस ले लेती हूं। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 219 ऑफ द BNSS। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 5, any document purporting to be such an authorization and complying with the provisions of section 4। अब बता रहा है कि कोई भी दस्तावेज एक कोर्ट में आ जाता है जो कि ये जो फौजी ने ऑथराइजेशन भेजा है कि भाई कंप्लेंट आप जज साहब मेरी लिख लीजिए और मेरे केस में प्रोसिक्यूशन चालू कर दीजिए जो मेरे विरुद्ध ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज हुए हैं। तो अब वही कह रहा है, देखिए विद द प्रोविजन सबसेक्शन 4 और कंप्लाई भी हो रहे सारे के सारे जो सबसेक्शन 4 में अभी रिक्वायरमेंट है कि फौजी ने कमांडिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज भिजवा दी कोर्ट में। तब देखिए क्या होगा, एंड एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय दैट सर्टिफिकेट भी है, कोई दस्तावेज आता है कोर्ट के सामने जो कि सर्टिफिकेट है जो कि एक फौजी के कमांडिंग ऑफिसर ने कोर्ट में भेजा। तो देखिए शैल, तो वो शैल है मैंडेटरी, कोर्ट को क्या मानना पड़ेगा, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, अगर कोई विपरीत हालात दिखाए जाते हैं तो शैल की प्रिजम्पशन रिवर्ट हो जाएगी, वरना तो क्या माना जाएगा, शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन। तो ये अथॉरिटी जो एक फौजी ने एक अन्य व्यक्ति के हाथों भेजी है कोर्ट में कंप्लेंट करने के लिए कि ये जेन्युइन है, एंड शैल बी रिसीव्ड इन एविडेंस, और ये गवाही में भी रिसीव की जा सकती है ये ऑथराइजेशन लेटर उस फौजी का। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 5, ठीक है, ऑफ सेक्शन 219। और पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 219, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 ऑफ द BNS। तो कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा जो कि अपराध सेक्शन 64 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। अब देखिए, वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ। अब जहां सेक्सुअल इंटरकोर्स का अपराध जो बना है सेक्शन 64 में, भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप का अपराध की पनिशमेंट मिलती है, तो यही कह रहा है कि कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। और क्यों संज्ञान नहीं लेगा, where such offense consists of sexual intercourse by a man with his own wife। जहां एक व्यक्ति ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और एक व्यक्ति मैन है और उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो अब वाइफ जाके कोर्ट में कंप्लेंट कर रही है कि जज साहब मेरा तो रेप हो गया है और मेरे पति ने किया, तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, द वाइफ बीइंग अंडर 18 years of age if more than 1 year has elapsed from the date of the commission of the offense। अगर की जो वाइफ है, the wife being under 18 years of age if more than 1 year has elapsed from the date of commission of the offense। अगर की जो वाइफ है जिसके साथ उसके ही पति ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है ना, अगर वो वाइफ 18 साल से कम की आयु की है ना, अगर वो वाइफ 18 साल से कम की आयु की है, मान के चलो किसी व्यक्ति की, किसी मैन की वाइफ 15 साल की उम्र की है, ठीक है, उसका गोना होगा तो चाइल्ड मैरिज होगी, तो मान के चलो, और वो घर आ जाती है, अब जो उसका जो हस्बैंड है जो 15 साल की अपनी वाइफ को शादी करके घर लिया है, अब वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देता है, अगर अब वो 15 साल की है, अगर उसकी शादी को 1 साल हो गया है ना, अगर फिर जाके वो कोर्ट में कहती है कि अब जी मेरी मर्जी के बिना ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा था ये मेरा हस्बैंड, तो कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी, यही इसमें बताया गया है। लेकिन सबसेक्शन 6 हमारे 219 का है ये भी बता रहा है कि अगर वाइफ 18 साल से कम की है, कम की आयु की है, और उसकी शादी को 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, और वो 1 साल से पहले ही कोर्ट में आके बता देती है कि सर मेरे इच्छा के विरुद्ध ये मेरा हस्बैंड, ठीक है, सो कॉल्ड हस्बैंड मेरा रेप करता है, ठीक है, तो संज्ञान ले लिया जाएगा। ठीक है, तो संज्ञान ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें द वाइफ बीइंग अंडर 18 years of age, इसको मार्क कर लीजिए, इफ मोर देन 1 year has elapsed, अगर 1 साल से ज्यादा शादी को हो गया ना, तो अब चाहे, ठीक है, अब चाहे कंसेंट हो, विल हो, उसके अगेंस्ट भी क्या कहना है कि हस्बैंड ने इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ, तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है, तो ये हमारी हार्श रियलिटी हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, कि अभी भी कोई चेंज इनमें हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये चेंज करना चाहिए था कि भाई विल और कंसेंट तो एक वाइफ की भी होती है ना, चाहे वाइफ 40 years की एज की हो, उसका कंसेंट मैटर करता है। क्या मैटर करता है, if the lady which is of 40 years and she is denying to her husband that she is not interested tonight to do sexual intercourse with him, so it means she is denying, she is telling no to him। so अब वो जो उसका हस्बैंड है वो 40 years की लेडी का, वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देता है, तो अब अगर वाइफ कंप्लेंट भी कराना चाहेगी ना, तो कोई कोर्ट संज्ञान ही नहीं लेगा, क्योंकि हमारे सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 219 BNSS में साफ साफ बार लगाई हुई है। अगर यही ये केस होता, एक जो वाइफ है जिसकी शादी हुई है, वो वाइफ वो लेडी 15 साल की है, 15 years की, मान के चलो 16 years की, मान के चलो एक लेडी है वो 16 years की, और उसकी अभी हाल ही में नई शादी हुई है, और शादी के बाद तुरंत बाद क्या होता है, उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बोलता है। अब वो मना कर देती है, वो जो 16 years की लेडी है, जो वाइफ भी उस हस्बैंड की, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड,
लेकिन फिर भी वो करता है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स वो हस्बैंड। तो अब अगर अब वो जाके 1 साल भी नहीं हुआ अभी शादी को उन दोनों के बीच में, तो अब जाके तुरंत की तुरंत अगर वो कंप्लेंट करेगी ना कोर्ट के सामने, तो कोर्ट संज्ञान ले लेगा, क्योंकि अभी एक लेडी जिसकी शादी हुई है वो 18 साल से कम की है और उसकी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल से ज्यादा भी नहीं गुजरे हैं, 1 साल से ज्यादा गुजर जाते तब कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। पर 1 साल से कम है, ठीक है, 1 साल से कम के टाइम में उसका जो पति है 18 साल से कम की लेडी का, आयु की लेडी का, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो अब महिला कंप्लेंट कर सकती है। अगर 1 साल गुजर गया तो कंप्लेंट नहीं कर सकती, करेगी भी तो कोई कोर्ट संज्ञान नहीं ले लेगा, ट्राई और इंक्वायरी चलाई गई। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 219 का सब सेक्शन 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह बदलाव होना चाहिए था, मैं भी इसको बहुत ही गलत मानता हूं। सीआरपीसी में भी यह नहीं था, लेकिन BNSS में जो हमारे नए कानून आ गए इसमें तो ये चेंजेस मांगते थे, बनते रहे। ठीक है, चलो फिर भी कोई नहीं। सबसेक्शन 6 के साइड में आप लिख लीजिए हस्बैंड डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ विदाउट हर कंसेंट, नो रेप। यह लिख लीजिए आप समझ जाओगे कि फिर ये 18 साल वाले मैंने मार्क ही करा दिया है, तो आप समझ जाओगे कि ये तो वही वाला सेक्शन है जो कि बदला जाना चाहिए था हमारे लेजिस्लेचर द्वारा, पर बदला नहीं गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 219 का सब सेक्शन 6। अब हम पढ़ेंगे 219 का सब सेक्शन 7 जो कि आज का हमारा आखिरी प्रावधान रहेगा। देखिए, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल apply to the abatement of or attempt to commit the offense as they apply to the offense। तो जो प्रावधान है सेक्शन जो हमने 219 के सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 6 के प्रावधान पढ़े, तो ये बताया जा रहा है कि सबसेक्शन 7 के प्रावधान जो सबसेक्शन 7 ये बता रहा है कि जो अब तक हमने 219 में जो प्रावधान पढ़े हैं ना, मैरिज वगैरह से जुड़े हुए कि भाई शादी ब्याह से जुड़े हुए अपराध हो जाते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, अब वो अग्रीव्ड हो जाता है, अब वो कंप्लेंट करता है। तो कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, जो प्रावधान है सेक्शन 219 के, अप्लाई टू द अबैटमेंट ऑफ, अगर अबैटमेंट हुई है, ठीक है, मैरिज के अपराध करने के लिए किसी ऑफेंडर को भड़काया गया है, तो अब अबैटर को भी पनिशमेंट मिलेगी। अटेम्प्ट टू कमिट, प्रयास करा है ना ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज करने के लिए, तो अब उस प्रयास के लिए भी, अटेम्प्ट करने के लिए भी पनिशमेंट करी जाएगी और उसके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। एन ऑफेंस एज दे अप्लाई टू द ऑफेंस, तो अबैटमेंट की एक ऑफेंडर को किसी व्यक्ति ने की, तू अपराध कर, कोई ऐसा अपराध कर जो कि सीधा सीधा मैरिज से संदर्भित है, मैरिज के विरुद्ध है। एक व्यक्ति ने या तो प्रयास भी कर दिया ना, अब प्रयास अटेम्प्ट कर दिया कोई ऐसा अपराध करने के लिए जो कि ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज है, मतलब सेक्शन 81, 82, 83, 84 भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अभी अब उस व्यक्ति के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। तो मतलब अबैट किया तब भी केस चलेगा, और अटेम्प्ट भी किया ना एक व्यक्ति ने, चाहे वो अबैटेड भी नहीं था, खुद अटेम्प्ट किया, प्रयास ही कर दिया अपराध करने के लिए, तो भी सजा मिलेगी, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 219 का सबसेक्शन 7। तो इसी के तहत हमारी क्लास आज खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन कौन कौन से पढ़ाए आज, 216, 218, 216, 217, 218, 219। आज हमने 4 प्रावधान पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से, 216, 217, ठीक है, 218, 219। आज हमने 4 प्रावधान पढ़े हैं, ये बहुत लेंथी प्रावधान थे, इसलिए मैंने आपको आज 4 प्रावधान ही BNSS में कराए। ठीक है, आप कल वाले वीडियो में, कल वाले लेक्चर में हम फ्रॉम सेक्शन 220 220 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर कोई डाउट है तो आप ईमेल पे, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल डाला हुआ उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को भली भांति क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।